देखो आप उस दिन क्या पढ़ रहे थे, पाइथन में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ रहे थे, ठीक है। तो उसी का एक कंटिन्यू करिएगा, डालिएगा हेडिंग टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कितने प्रकार की होती है लैंग्वेज? देयर आर 3 टाइप। पहली होती है लो लेवल, या इसको बाइनरी या मशीन लैंग्वेज भी कहा जाता है। लो लेवल या मशीन लेवल लैंग्वेज। सेकंड है असेंबली या फिर मिड लेवल लैंग्वेज भी कहा जाता है, मिड लेवल लैंग्वेज। थर्ड है हाई लेवल लैंग्वेज। तो कितनी प्रकार की बच्ची होती है लैंग्वेज? देयर आर 3 टाइप। पहली है लो लेवल या मशीन लैंग्वेज, सेकंड है असेंबली या मिड लेवल लैंग्वेज, थर्ड है हाई लेवल लैंग्वेज। 3 प्रकार की होती है लैंग्वेज। सबसे पहले हेडिंग आप डालिएगा मशीन लेवल लैंग्वेज। पहली हेडिंग है मशीन लेवल लैंग्वेज। लिखिएगा इसमें, मशीन लैंग्वेज इज कलेक्शन ऑफ बाइनरी, मशीन लेवल is collection of binary, अंडरलाइन करिएगा, बाइनरी डिजिट, ब्रैकेट में लिखिएगा 0,1 or bits that the computer read, that the computer read and interprets, अंडरलाइन करिएगा, कंप्यूटर रीड एंड इंटरप्रेट्स। अब देखिए मशीन लेवल लैंग्वेज क्या होता है कि मशीन लैंग्वेज बाइनरी डिजिट का या बिट्स का एक कलेक्शन होता है, एक संग्रह होता है, जिसे कंप्यूटर क्या करता है? रीड करता है, देन इसको इंटरप्रेट करता है। इसका एक चार्ट बना लीजिएगा समझने के लिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे सपोज दैट एक प्रोग्राम लिखा गया है 10101, फिर आप लिखा है 101010, फिर 101010। पहला से पॉइंट क्या लिखेंगे? डिफिकल्ट टू राइट, डिफिकल्ट टू राइट, यानी इसको लिखना भी क्या है? कठिन है। फिर लिखेगा डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, यानी इसको समझना भी कठिन है। फिर लिखेगा मशीन डिपेंडेंट, मशीन डिपेंडेंट, यानी जिस मशीन पे आपका ये प्रोग्राम लिखा गया है उसी मशीन पे रन करेगा, डिपेंडेंट। फिर लिखेगा फास्ट एग्जीक्यूशन, फास्ट एग्जीक्यूशन। क्यों होगा फास्ट एग्जीक्यूशन? क्योंकि प्रोग्राम जिस लैंग्वेज को रीड करता है उसी लैंग्वेज में आपका प्रोग्राम ये लिखा गया है। फिर यहां पे लिखेगा नो यूज टू ट्रांसलेटर, नो यूज टू ट्रांसलेटर, यानी इसमें किसी ट्रांसलेटर का उपयोग नहीं किया जाता है।
एग्जीक्यूशन कहाँ पे होता है, सीपीयू में, देन हमें क्या मिलता है, रिजल्ट मिलता है। ये आप बना लीजिएगा। नेक्स्ट आइएगा, सेकंड आपकी लैंग्वेज क्या थी, असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज सेकंड है असेंबली लेवल लैंग्वेज। लिखिए इसमें, असेंबली लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम, असेंबली लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम लिखिएगा आगे, प्रोग्राम कैन इजिली बी रिटन, कैन इजिली बी रिटन इन अल्फान्यूमेरिक, इन अल्फान्यूमेरिक, अंडरलाइन करिएगा, अल्फान्यूमेरिक सिंबल, अल्फान्यूमेरिक सिंबल instead of 0, 1 full stop. For example, अब देखो आपने असेंबली में क्या लिखा हुआ है कि असेंबली लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम को आप 0, 1 की बजाय अल्फा न्यूमेरिक सिंबल में भी आसानी से उसको लिख सकते हो। सपोज दैट, फॉर एग्जांपल लिखिए कौन कौन से होते हैं असेंबली लैंग्वेज में। तो पहला लिखिए ऐड, इसका लिखिएगा फॉर एडिशन, ऐड किसके लिए यूज करते हैं, फॉर एडिशन। सेकंड है, सेकंड लिखिएगा सब, SUB, इसको किस लिए यूज करते हैं, सब फॉर सब्ट्रैक्शन के लिए। थर्ड है CMP, फॉर कंपैरिजन यानी तुलना करने के लिए, फॉर कंपैरिजन एटसेट्रा। फिर लिखिएगा such symbol are, such symbol are known as mnemonics, mnemonics अंडरलाइन करिएगा, mnemonics। अब देखो इसमें आपने क्या लिखा है, ऐड किस लिए यूज करते हैं, एडिशन के लिए, सब यूज होता है सब्ट्रैक्शन के लिए, CMP यानी कंपैरिजन के लिए एटसेट्रा। ये जो सभी सिंबल होते हैं इनको आप किस नाम से जानते हैं, तो मेमोरिक सिंबल के नाम से इसको जाना जाता है। नेक्स्ट डालिए हेडिंग हाई लेवल लैंग्वेज, इसका ही बना लीजिए समझने के लिए। इसमें आप बनाया था मशीन, वैसे इसमें बना लीजिए असेंबली में। जैसे मान लो यहाँ पे आपने कोई प्रोग्राम लिखा हुआ है, वो भी किसी न किसी लैंग्वेज में लिखा गया है, ये आपका प्रोग्राम है। यहाँ पे आपने लिखा हुआ है ऐड A, B, सेकंड आपने लिखा हुआ है CMP, A मल्टीप्लाई B। इसको भी क्या लिखना है, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। फिर लिखिएगा मशीन डिपेंडेंट
मशीन डिपेंडेंट। अब देखिए ये सिंपल हिंदी को क्या कहा जाता है, मेमोनिक्स कहा जाता है। मेमोनिक्स क्या कहलाते हैं, मेमोनिक्स कहलाते हैं सभी सिंपल। फिर यहाँ पे आपको लिखना है ट्रांसलेटर, इसमें यूज होता है आपका ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर कंपाइल करने के बाद क्या करता है कि आपके सोर्स कोड को किसमें चेंज करता है, ऑब्जेक्ट कोड में। ऑब्जेक्ट कोड देन प्रोसेसिंग होने के बाद में हमें सीपीयू क्या देता है, रिजल्ट देता है। फिर लिखिएगा रिजल्ट। नेक्स्ट डालिए हेडिंग हाई लेवल लैंग्वेज, बना लीजिए इसको। फिर डालिए हेडिंग, थर्ड हेडिंग है हाई लेवल लैंग्वेज। बन गया सभी का, डालिए हेडिंग। लिखिएगा हाई लेवल लैंग्वेज में, अ हाई लेवल लैंग्वेज यूजेस a high level language uses प्लस लिखिएगा कंपाइलर्स सिंगल कोड में एंड इंटरप्रेटर compiler and interpreter to convert the program code into binary formation। अंडरलाइन करिएगा, बाइनरी इंफॉर्मेशन so that it can be sent for execution, full stop। अब देखो हाई लेवल क्या होता है कि प्रोग्राम कोड को बाइनरी कोड में कन्वर्ट करने के लिए आप हाई लेवल लैंग्वेज में कंपाइलर और इंटरप्रेटर का उपयोग करते हो, है ना। यानी आपकी क्या करती है हाई लेवल लैंग्वेज कि प्रोग्राम कोड को बाइनरी फॉर्मेशन में कन्वर्ट करने के लिए हाई लेवल लैंग्वेज कंपाइलर और इंटरप्रेटर का उपयोग करती है ताकि इसे एग्जीक्यूशन के लिए भेजा जा सके। फॉर एग्जांपल इसका लिखिएगा कौन कौन सी होती है हाई लेवल लैंग्वेज। सबसे पहले लिखिएगा फॉरट्रान। इसका फॉर्मूला है फॉर्मूला ट्रांसलेशन, इसका फुल फॉर्म लिखिएगा फॉर्मूला ट्रांसलेशन। सेकंड लिखिए हाई लेवल लैंग्वेज C, C++, Java, C#, पाइथन। ये सब क्या है आपकी हाई लेवल लैंग्वेज है। पाइथन, विजुअल बेसिक, PHP एंड मैनी मोर। और भी अभी कई अन्य सारी लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज होती है। तो देखिए आपका जो पहला चैप्टर था, चैप्टर का नाम आपने क्या लिखा था फर्स्ट वीडियो में, इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग। उसमें आपको क्या क्या पढ़ना था। तो सबसे पहले उसमें आपकी पहली हेडिंग दी गई थी द बेसिक मॉडल ऑफ
कंप्यूटेशन, ये भी आपने पढ़ लिया है। सेकंड हेडिंग दी गई थी एल्गोरिदम, फ्लो चार्ट, ये भी आपने पढ़ा हुआ है। तीसरी हेडिंग थी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसमें भी आपने तीनों लैंग्वेज पढ़ लिया है, लो लेवल लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज। अगली हेडिंग में थी टेस्टिंग क्या होता है, डिबगिंग क्या होता है, लिंकर एंड लोडर क्या है, ये सब आपने पढ़ लिया। तो पहला आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। अब इसी चैप्टर के आप एमसीक्यू भी लिख लीजिए, इसको भी आप समझ लीजिए। प्रोग्राम से आपने जो इसमें सीखा है लगन कैसे बना लीजिए आपने समझने के लिए कि कैसे आप इसको डिफाइन करोगे हाई लेवल लैंग्वेज को। तो इसका बनाइएगा, जैसे मान लो यहाँ पे कोई प्रोग्राम लिखा गया है, यहाँ मान दिया गया a is equal to 10, b is equal to 20, प्रिंट करना है a प्लस b को, यानी a प्लस b क्या करना है, ऐड करना है, देन इसको प्रिंट a माइनस को सब्ट्रैक्ट करना है। और आपने मान लो ये फाइल सेव किया xyz.py, पाइथन का नाम क्या होता है, फंक्शन .py होता है। इसमें आपको लिखना है इजी टू राइट, यानी लिखने में भी क्या है, आसान है, इजी टू राइट। तो इसमें पॉइंट क्या लिखना है कि इजी टू अंडरस्टैंड, यानी समझना भी क्या आसान है, इजी टू अंडरस्टैंड। फिर लिखिएगा टेस्टिंग इज इजी, यानी आप इधर को भी आसानी से ढूंढ सकते हो, फाइंड कर सकते हो। फिर लिखिएगा ट्रांसलेट, इसमें करना है ऑब्जेक्ट कोड में करना है, ये मतलब भी आपका प्रोग्राम है, यहाँ पे आपको लिखना है ऑब्जेक्ट कोड। देन प्रोसेसिंग होगी इसमें सीपीयू में, फिर हमें क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा, यानी रिजल्ट मिलेगा। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा हाई लेवल लैंग्वेज हो जाएगा। नेक्स्ट तरीका हेडिंग एक और कुछ का लिखा है उसी को, सोर्स एंड ऑब्जेक्ट लैंग्वेज क्या होती है। बन गया सभी का, डालिए हेडिंग सोर्स एंड ऑब्जेक्ट लैंग्वेज। सोर्स एंड ऑब्जेक्ट लैंग्वेज लिखिएगा इसमें, द लैंग्वेज इन विच अ प्रोग्राम, द लैंग्वेज in which a program write program by using text editor अंडरलाइन करिएगा टेक्स्ट एडिटर को, और other programming tool that then save file is called source language, अंडरलाइन करिएगा सोर्स लैंग्वेज को। देखिए क्या होती है सोर्स एंड ऑब्जेक्ट लैंग्वेज, यानी वह लैंग्वेज जिसमें कोई प्रोग्रामर टेक्स्ट एडिटर या अन्य प्रोग्रामिंग टूल का उपयोग करता है या यूज करता है और फिर क्या करता है फाइल को सेव करता है, उसी को क्या कहा जाता है,
सोर्स ऑब्जेक्ट लैंग्वेज कहा जाता है। तो अब डालिएगा एमसीक्यू। इसी पहले चैप्टर के आपको लिखना है एमसीक्यू। देखिए आपका जब पाइथन का वाइवा होगा तो उसमें सबसे पहले पूछना है कि पाइथन है क्या, है ना। फिर बताओगे गाइडो ऑन ऑसम। फिर पूछ सकता है कि पाइथन को किस डेट में या किस ईयर में डेवलप किया। तो क्या बताओगे 20 फरवरी 1991 में इसको डेवलप किया गया है। और किसके थ्रू किया गया है, तो गाइडो ऑन ऑसम के द्वारा किया गया। फिर पूछ सकता है कि लिंकर क्या होते हैं, लोडर क्या होते हैं, टेस्टिंग क्या है, डिबगिंग क्या है, किसका कहां पे क्या वर्क होता है। तो ये सारी चीजें आपको क्या रखना है, याद रखना है। तो पहला इसमें क्वेश्चन आप लिखिएगा, और चीजों का आप आसानी समझते भी रहेंगे तो आपको आसानी से याद भी हो जाएगा। रट्टा मारने से किसी को याद नहीं होता। तो क्वेश्चन को समझ के करिए, प्रोग्राम को भी आप समझ के करिए। अभी आपको जो प्रोग्राम कराएंगे तो पहला इसमें क्वेश्चन आप लिखिएगा एमसीक्यू का। पहला लिखिएगा डॉट डॉट सॉफ्टवेयर is required to run the hardware। अब इसका मतलब क्या है कि हार्डवेयर को चलाने के लिए, उसको रन कराने के लिए किस सॉफ्टवेयर की आवश्यकता पड़ती है। तो इसका आंसर आप लिखिएगा, आंसर है डिवाइस ड्राइवर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है, सीपीयू कहा जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। लिखिएगा डॉट डॉट ट्रांसलेटर is used to convert assembly language into machine language, क्या कह रहा है कि असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए किस लैंग्वेज ट्रांसलेटर का यूज किया जाता है। तो आंसर लिखिएगा असेंबलर। आंसर है असेंबलर। थर्ड क्वेश्चन लिखिए, थर्ड क्वेश्चन है आपको द प्रोवाइड पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन representation of given problem, अब इसका क्या मतलब है कि दी गई प्रॉब्लम का या समस्या का जो सचित्र निरूपण होता है या रिप्रेजेंटेशन होता है उसे क्या कहा है। तो लिखिएगा फ्लो चार्ट। आंसर लिखिए फ्लो चार्ट। अगला क्वेश्चन लिखिए, when an algorithm प्रॉपर से लिखिएगा when an algorithm is written in the form
language of a programming language, it become as अब इसका मतलब क्या है कि जब एक एल्गोरिदम को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूप में लिखा जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो लिखिएगा प्रोग्राम। आंसर लिखिए प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है the error that can be pointed out by the compiler are यानी कंपाइलर द्वारा बताए जाने वाले एरर क्या कहलाते हैं? तो आंसर लिखिएगा सिंटैक्स एरर। क्या कहलाते हैं? सिंटैक्स एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए identify the correct sequence of step to run program। यानी एक प्रोग्राम को रन कराने के लिए स्टेप के लिए सीक्वेंस की पहचान करना। सबसे पहले क्या लिखते हैं? हम कोड लिखते हैं। देन उसके बाद कोड को क्या करना है? कंपाइल करना है। फिर इसको क्या करना होता है? लिंक करना है। फिर इसका काम क्या होता है? इसको लोड करना, किसमें? मेमोरी के अंदर। देन उसको फिर क्या करना है? लास्ट में एग्जीक्यूट करना। तो क्या हो जाएगा? कोड, कंपाइल, लिंक, लोडर, एग्जीक्यूशन। यानी कोड क्या करना है? कंपाइल करना है, देन उसको लिंक करना है, उसके बाद इसमें लोड करना है मेमोरी, फिर क्या करना है? इसको एग्जीक्यूट कर देगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन लिखिए आप। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग error in code is called as। यानी आपके कोड में जो त्रुटियां होती हैं, जो एरर होती हैं, उनको ढूंढने की प्रोसेस को क्या कहा जाता है? तो लिखिएगा टेस्टिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टेस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए which of the following execute the programming code line by line। अब इसका क्या मतलब है कि निम्न में कौन सा प्रोग्रामिंग कोड को लाइन बाय लाइन उसको एग्जीक्यूट करता है? तो आंसर इसका लिखिएगा इंटरप्रेटर। कौन करता है प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट? तो इंटरप्रेटर।
अगला लिखिए algorithm when translate into a programming language is called। अब इसका क्या मतलब है कि एल्गोरिदम को जब एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो आंसर लिखिएगा कोड। आंसर क्या हो जाएगा? कोड। नेक्स्ट लिखिए डिबगिंग डिजाइनिंग है। डिजाइनिंग द प्रॉब्लम यानी समस्या को बनाना क्या कहलाता है? एल्गोरिदम। आंसर लिखिए एल्गोरिदम। नेक्स्ट क्वेश्चन है करेक्टिंग द प्रोग्राम कोड। करेक्टिंग द प्रोग्राम कोड यानी प्रोग्राम को ठीक करना क्या कहलाता है? तो आंसर लिखिए डिबगिंग। आंसर लिखिएगा डिबगिंग। टेस्टिंग क्या काम करता है कि प्रोग्राम में जो भी एरर होती है उनको फाइंड कौन करता है? टेस्टिंग करता है। फिर डिबगिंग काम क्या होता है कि प्रोग्राम में जितनी भी एरर को फाइंड किया गया है उनको ठीक करना, सही करना, तो किसके थ्रू किया जाता है? कौन करता है? डिबगिंग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए if we not see the rules of the programming language we get यानी यदि हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूल्स को या नियमों को नहीं देखते तो उससे हमें क्या प्राप्त होता है? तो आंसर इसका लिखिए सिंटैक्स एरर होता है। क्या प्राप्त होता है? सिंटैक्स एरर। नेक्स्ट लिखिए देखिएगा द वर्ड कम्स from the name of a Persian mathematician नेम लिखिएगा अबू जाफर मोहम्मद इब्न आई मूसा अल खोवारिज़मी is called
is executed again and again based upon again and again based upon conditional test. कंडीशनल टेस्ट। अब ये क्वेश्चन क्या मतलब है, यानी किसी स्टेटमेंट के सेट को बार बार एग्जीक्यूट करना या उसको दोहराना, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, लूपिंग कहा जाता है। क्या हो जाएगा आंसर, लूपिंग हो जाएगा। लूपिंग का काम यही होता है कि किसी स्टेटमेंट को बार बार एग्जीक्यूट करना या उसको बार बार दोहराना। अगला क्वेश्चन लिखिए, ऑल इंस्ट्रक्शन आर एग्जीक्यूटेड, ऑल इंस्ट्रक्शन आर एग्जीक्यूटेड वन आफ्टर are executed one after other, one after other। अब इसका क्या मतलब है कि सभी इंस्ट्रक्शन को एक बार में, यानी सभी इंस्ट्रक्शन जो एक बार में एग्जीक्यूट होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, तो लिखिएगा सीक्वेंस। वो क्या कहलाता है, तो आंसर लिखिए सीक्वेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, यूजर राइट द प्रोग्राम user write the program in which language, in which language। अब इसका क्या मतलब है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यूजर किस लैंग्वेज में प्रोग्राम लिख रहा है, तो लिखिएगा हाई लेवल लैंग्वेज। आंसर लिखिए हाई लेवल लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, स्यूडो कोड इज यूज्ड फॉर, यानी स्यूडो कोड का उपयोग किस लिए किया जाता है। स्यूडो का आपका पी साइलेंट रहेगा। स्यूडो कोड is used for, आंसर लिखिए इसका टू राइट प्रोग्राम स्टेप, टू राइट प्रोग्राम स्टेप, यानी प्रोग्राम को स्टेप में लिखने के लिए हम लोग यूज करते हैं स्यूडो कोड का। सभी को आ रहा है समझ में। पहला चैप्टर भी कंप्लीट हो गया, आपको डालना था सेकंड चैप्टर, दैट इज चैप्टर 2 पाइथन में ही है। चैप्टर 2 नेम क्या है चैप्टर 2 का, लिखिएगा एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट, एल्गोरिदम एंड chart to solve problem, to solve problem, ये आपका चैप्टर का नेम है। सबसे पहले इसमें आपको साइड हेडिंग डालनी
सिंबल क्या होते हैं। देखिएगा इसमें a flow chart is a graphical or symbolic representation of a process full stop। फिर लिखिएगा each step in the process is represented by a different symbol, फुल स्टॉप। अब इसमें क्या, इसका मतलब क्या है कि एक फ्लो चार्ट को या एक फ्लो चार्ट एक प्रोसेस का एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, यानी प्रोसेस के प्रत्येक स्टेप को आप एक अलग सिंबल द्वारा भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। इसमें डालिए, लिखिएगा लेफ्ट लाइन से 3 कॉलम आपको बनाने हैं। ब्लैक पेन से एक पॉइंट लिखिए आप इसमें कि किस सिंबल का क्या काम रहता है। लिखिए एक्सप्लेन डिफरेंट सिंबल, दैट्स लिखिएगा एक्सप्लेन डिफरेंट सिंबल used in flowchart, तीन कॉलम बनाइए। पहले कॉलम में आपको लिखना है सिंबल, सेकंड में लिखना है नेम, थर्ड में आपको लिखना है पर्पस। पहला सिंबल बनाइएगा, इसका क्या नेम है, इसको कहा जाता है टर्मिनल, OR और ओवल और पिल शेप। इसके 3 नेम हैं, टर्मिनल या ओवल या फिर पिल शेप। इसका देखिए पर्पस क्या है, स्टार्ट एंड स्टॉप दोनों के लिए यूज किया जाता है ये सिंबल, स्टार्ट एंड स्टॉप। सेकंड बनाइए सिंबल, इसका नेम क्या है देखिएगा पैरेललोग्राम। इसका पर्पस देखिए कि इनपुट ऑब्लिक आउटपुट दोनों के लिए यूज किया जाता है पैरेललोग्राम सिंबल। थर्ड बनाइएगा रेक्टेंगल, इसका नेम क्या है रेक्टेंगल। इसका लिखिएगा किस लिए यूज करते हैं, तो प्रोसेसिंग के लिए यूज किया जाता है ये सिंबल, प्रोसेसिंग। अगला सिंबल बनाइए, डायमंड शेप बनाइएगा, इसका नेम है डायमंड। पर्पस इसका क्या है, कंडीशन को चेक करने के लिए यूज करते हैं।
कंडीशन। इसको डिसीजन बॉक्स के नाम से भी जाना जाता है, डिसीजन बॉक्स। नेक्स्ट है 5th नंबर पे सर्कल बनाइएगा। इसका नेम क्या है? सर्कल्स। इसका लिखिएगा पर्पस क्या है? कनेक्टर के लिए यूज किया जाता है सर्कल। 6th बनाइए सिंबल। इसका नेम क्या है? फ्लो लाइन या फिर एरो। इसका नेम लिख लीजिएगा, एरो लिखिए। पर्पस का लिखिएगा फ्लो लाइन, फ्लो लाइन। क्लियर? तो आप देखो यहाँ पे कितने सारे सिंबल बनाए हैं। पहला जो शेप बनाया हुआ है सिंबल बना, इसका नाम क्या है? टर्मिनल, ओवल या इसको पिल शेप के नाम से भी जानते हैं। इसका पर्पस क्या है? इसका वर्क क्या है कि स्टार्ट एंड स्टॉप के लिए यूज किया जाता है ओवल शेप का। सेकंड आपने बनाया है पैरेललोग्राम का, यानी सिंबल का नाम क्या है? तो पैरेललोग्राम है। इसका यूज किस लिए करते हैं? इनपुट और आउटपुट के लिए यूज किया जाता है पैरेललोग्राम का। क्लियर? थर्ड आपने यहाँ पे क्या शेप बनाया हुआ है? देखो रेक्टेंगल बनाया, इसका नाम क्या है? रेक्टेंगल है। इसका पर्पस क्या है? प्रोसेसिंग के लिए यूज किया जाता है ये साइन। अगला आपने क्या बनाया है? डायमंड शेप। इसका दूसरा नाम है डिसीजन बॉक्स। इसका पर्पस क्या है? कंडीशन के लिए यूज करते हैं। फिर आपने अगला बनाया है सर्कल। नेम इसका क्या है? सर्कल है। पर्पस का क्या है? कनेक्टर के लिए यूज करते हैं। अगला आपने 6 पे एरो। इसका पर्पस क्या है? फ्लो लाइन। तो कुछ ये सिंबल है जिनके बारे में आपने यहाँ पे लिख दिया हुआ है। नेक्स्ट डालिएगा हेडिंग। अब इसके आगे कल कंटिन्यू करेंगे। आज क्लास